हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जैनी। आज हम अपना 18th वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल होने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो वीडियो लेक्चर करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए, जो कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और हमारे जो एमए प्रीवियस में हिस्ट्री लेखन चलता है उसके लिए, और साथ ही साथ MHI 03 इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक कोर्स कोड चलता है हिस्टोरियोग्राफी का, उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने अदर फ्रेंड्स को भी क्या है बेनिफिट्स मिल सके। और प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब भी करें, और जिन लोगों ने मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत थैंक्स। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको आने वाली नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगे, अपनी क्वेरी के बारे में बताएं, और कौन कौन से कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए क्या है पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ कि जो हमारे जो RPSC कॉलेज लेक्चरर के अंदर जितने भी हिस्ट्री, इतिहास लेखन और इतिहास दर्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को करा पाऊँ। तो विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट वीडियो। तो आज हमारी वीडियो क्या है, स्पेंगलर तथा टाइनबी के ऊपर होने वाली है। तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे कि जो स्पेंगलर तथा टाइनबी की युगवादी परिकल्पना कैसी थी, उनका क्या मानना था, इस सब के बारे में तो उसमें जानेंगे। और हम देखेंगे कि जो स्पेंगलर है उन्होंने क्या है सबसे ज़्यादा कल्चर के ऊपर जोर दिया है, और टाइनबी ने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर, सभ्यता के ऊपर जोर दिया है। तो अब हम अपनी वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्पेंगलर तथा टाइनबी। 20वीं सदी की प्रवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल स्पेंगलर तथा टाइनबी ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इतिहास में नवीन अन्वेषण के द्वारा विश्व भ्रातृवाद के सिद्धांत के माध्यम से ही सार्वभौमिक इतिहास लेखन किया। तो क्या है, जो स्पेंगलर है, टाइनबी है, वो 20वीं शताब्दी की जो बदलने वाली परिस्थितियाँ थी या परिवर्तित जो चेंजेस, जिन परिस्थितियों में चेंजिंग आ रहे थे उसके अनुकूल उन्होंने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन को एक नवीन स्वरूप दिया था। उन्होंने क्या है इतिहास में क्या है जो नए नए अर्थ लगाकर उसके एनालाइज किया, उनके नए नए मीनिंग्स निकाले, और साथ ही साथ में विश्व में भाईचारे को बढ़ावा दिया, और उसके माध्यम से क्या है इतिहास लेखन पर कार्य किया। स्पेंगलर एवं टाइनबी की युगवादी परिकल्पना। तो क्या है, स्पेंगलर और टाइनबी ने तो क्या है युगवादी परिकल्पना अपनी व्याख्या दी ही है, साथ ही साथ में विको एवं हार्डर ने भी अपनी युगवादी परिकल्पना की व्याख्या दी है। तो फ्रेंड्स, विको और हार्डर पर मैं क्या है अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, और आप मेरे चैनल स्टडी विद जैनी पर जाकर देख सकते हैं। तो हम स्पेंगलर के बारे में जानेंगे कि उनका क्या नाम था, उनकी कौन कौन सी कृति सबसे इम्पोर्टेंट रही, और क्या कौन कौन से उन्होंने कार्य किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो स्पेंगलर है उसका पूरा नाम ओसवाल्ड मैनुअल अर्नोल्ड गोटफ्रेड स्पेंगलर था। इनका जन्म 1880 में हुआ तथा ये एक क्या है जर्मन हिस्टोरियंस थे, और साथ ही साथ क्या है हिस्ट्री के फिलोसफर भी थे। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। स्पेंगलर की जो प्रसिद्ध कृति रचना थी उसका इंग्लिश में नाम था द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और हिंदी में उसका नाम है पश्चिम का पतन। तो उसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, और जो क्या है एक टेक्निकल स्टाइल में लिखी गई थी। उसकी पुस्तक का जो प्रथम वॉल्यूम है या जिल्द है वो 1918 में प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार उस युग बहुमुखी अवंती तथा पतन का युग था। स्पेंगलर के ऊपर क्या है नीत्शे का सबसे ज़्यादा इफेक्ट या प्रभाव था। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास उन विविध पृथक पृथक इकाइयों को
का अनुक्रम है जिन्हें हम क्या है संस्कृति कहते हैं। तो स्पेंगलर ने क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो यूनिट्स थी उनके अनुक्रम को बताया है, तो उन्हें ही क्या है कल्चर या संस्कृति कहा गया है। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है, तो प्रत्येक जो संस्कृति होती है उसका अपना एक नेचर होता है जिसकी अभिव्यक्ति उसके विकास क्रम के विभिन्न पक्षों में विस्तार से होती है। तो जिसकी जो अभिव्यक्ति है वो क्या है उसका जो एक डेवलप क्रम होता है वो उसके क्या है भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके द्वारा कोई भी संस्कृति क्या है अपने विकास क्रम में विकसित होती है। उसके अनुसार प्रत्येक संस्कृति एक जैव इकाई के समान है और उसमें उसका प्रारंभ भी क्या है उसके तदनुरूप जीवन चक्र देखे जा सकते हैं। तो उसके अनुरूप उसका उसका क्या है परिवर्तन होते हैं उस संस्कृति में, उसमें चेंज होते हैं। प्रत्येक संस्कृति का प्रारंभ प्रारंभिक समाजों की बर्बरता से होता है। तो जो कोई भी संस्कृति हम उठा के देख लें तो उसकी क्या है प्रारंभिक जो शुरुआत होती है वो तो क्या है आदिम समाज होते हैं उनको क्या है एक बर्बर समाज कहा जाता है, क्योंकि उन्हें रहने सहने का या वो खाने पीने के लिए पशुओं का यूज करते हैं, गुफाओं का यूज करते हैं। उन्हें क्या है रहने का ढंग नहीं होता, धीरे धीरे क्या है वो थोड़े सिविलाइज्ड होते जाते हैं समय के अनुसार। तो कालांतर मतलब कुछ समय बाद की बात करें तो इसके अंतर्गत विविध राजनीतिक संस्थाओं, कलाओं तथा विज्ञान इत्यादि का विकास होता है। तो क्या है शुरू में जो क्या है समाज होते हैं वो बर्बर होते हैं, पर धीरे धीरे क्या वो थोड़े सिविलाइज्ड होते जाते हैं और उस समाज के अंतर्गत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बन जाते हैं। साथ ही साथ आर्ट्स का विकास होता है, साथ ही साथ क्या है साइंस का विकास होता है जो प्रारंभ में ही सामान्य होता है, किंतु अनुवर्ती युग में मतलब आने वाले कालों में विविध क्षेत्रों में उसमें क्या है उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। पुनः संस्कृति का पतनशील युग आता है जिसमें क्या है सर्वत्र विकृति दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स क्या है ये क्या एक प्रकृति का नियम है कि किसी चीज़ में आप प्रगति करते हो तो धीरे धीरे उसका विनाश या उसकी अवनति या उसका पतन संभव है। तो कोई भी एक कल्चर है क्या धीरे धीरे सिविलाइज्ड होती है और वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, धीरे धीरे क्या है उसमें विकृतियां दिखाई देने लगती हैं एक समय के बाद और अंतोगत्वा उसका क्या है उसका पतन हो जाता है उस संस्कृति का। तो स्पेंगलर भी यही कहते हैं कि युगवादी परिकल्पना के बारे में बताते हैं कि कोई भी एक समाज है उसका उत्थान होता है और उसका क्या है धीरे धीरे वो क्या है अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। तो क्या है धीरे धीरे उसका एक समय के बाद पतन होता है कि जिस प्रकार के एक सुख के बाद दुख आता है, दुखों के बाद फिर सुख आता है, इस प्रकार से चलता रहता है एक चक्र। जिस प्रकार रात होती है, रात के बाद दिन के बाद रात, इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। तो उन्होंने माना है कि समाज में जो संस्कृति है वो उसका क्या है एक अपना स्वभाव होता है। तो उन्होंने क्या है जो कल्चर है उसको प्रकृति से जोड़कर देखा। इन युगों के चक्कर व युग चक्र द्वारा लिया जाने वाला समय भी निश्चित है। तो ये किसका मानना है? स्पेंगलर का मानना है। स्पेंगलर ने अपनी एक डेफिनेशन दी है और ये काफ़ी फेमस है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेंगलर के अनुसार इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है और यह एक ऐसा जीवन शास्त्र है जिसके नियम अटल हैं और अलंघ्य हैं और मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है और उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इतिहास क्या है? संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक ऐसा जीवन शास्त्र है जिसके नियम क्या है? अटल है, अलंघ्य है और मानव समाज इन्हीं नियमों के अधीन है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो कोई भी समाज है क्या वो एक नियमों में बंधा हुआ है, वो क्या है समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कई बार क्या है डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है कि किसने इतिहास को संस्कृतियों की जीवन लीला माना है? तो स्पेंगलर ने माना है। वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है और हम इसके भविष्य पर शोक प्रकट कर सकते परंतु उसमें चेंज नहीं कर सकते। पाश्चात्य सभ्यता का भविष्य निराशा में है। तो स्पेंगलर का मानना है कि आज के प्रेजेंट टाइम को देखें तो जो क्या है वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आ चुकी है, तो उसके लिए क्या है हम कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं ला सकते बट उसके लिए कुछ शोक प्रकट कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। और उनका ये मानना है कि जो
वेस्टर्न जो सिविलाइज्ड आई है, यहाँ के ऊपर सिविलाइजेशन आया है, उसके ऊपर क्या है हम सिर्फ निराशा व्यक्त कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। स्पेंगलर का विचार और सिद्धांत सारगर्भित है, इतिहास की गति प्रदान प्रक्रिया है और विश्व की परिवर्तनशील चर्या के विषय में उनके विचार अत्यंत मार्मिक और तलस्पर्शी हैं। तो स्पेंगलर का मानना है कि कोई भी सिद्धांत है, कोई भी प्रिंसिपल है या थॉट्स हैं, वो क्या है बहुत ही सारगर्भित होते हैं। उनके अंदर क्या है किसी भी चीज़ का एक निष्कर्ष और निचोड़ संभव होता है। इतिहास को गति प्रदान प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इतिहास किसी समाज को एक गति प्रदान करता है और विश्व क्या है परिवर्तनशील है। वर्ल्ड क्या है कि जो समाज है वो क्या है एक प्रकृति परिवर्तन क्या है एक प्रकृति का नियम है। तो क्या है वर्ल्ड के अंदर ये दिनचर्या चलती रहती है और उन्होंने स्पेंगलर ने क्या है इसके ऊपर अपने मार्मिक और उन्होंने इसको तलस्पर्शी माना है। तो किसको माना है? जो वर्ल्ड की क्या है परिवर्तनशील चर्या है उसको। सामूहिक जीवन में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को भूलकर उसका एक अंग बन जाता है। मानवता को उन्होंने काल्पनिक और स्वप्निल बताया है क्योंकि संस्कृति भावना में तो मानव का व्यक्तिगत विद्रोहित कर दिया गया है। यदि मानव के आर सांस्कृतिक का जीवन है तो संस्कृति के ऊपर मानवता का जीवन क्यों नहीं है। इन त्रुटियों के बावजूद स्पेंगलर की कृति विचारवर्धक और भावोत्तेजक हो जाती है। तो स्पेंगलर का मानना है कि जब क्या है मनुष्य एक सामूहिक जीवन जीता है तो वो क्या है अपने पर्सनल व्यक्तित्व को भूलकर उस समाज का एक अंग बन जाता है। और उनका मानना है कि जो संस्कृति है उसको क्या है उन्होंने काल्पनिक और स्वप्निल बताया है क्योंकि सांस्कृतिक भावना में ही तो मानव का व्यक्तित्व द्रोहित कर दिया गया है। यदि मानव के ऊपर संस्कृति का जीवन है तो संस्कृति के ऊपर मानवता का जीवन क्यों नहीं हो सकता है। तो ये किसका मानना था, किनका कहना था कि संस्कृति का जीवन है तो संस्कृति के ऊपर मानवता का जीवन क्यों नहीं। ये डेफिनेशन स्पेंगलर की है। तो हमने देखा कि पुराने टाइम में किस प्रकार से कि त्रेता युग, द्वापर युग और बाद में हम आज के प्रेजेंट टाइम में देखते कलयुग आता है। तो ये भी क्या है एक युग परिवर्तनशील चर्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने माना है कि समाज में भी धीरे धीरे क्या संस्कृति को लेकर चेंजेज होते रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्पेंगलर की क्या है युगवादी जो परिकल्पना है उनका जो इतिहास दर्शन है वो क्या है क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या है अर्नोल्ड टाइनबी को देखते हैं। ये भी क्या है एक परिकल्पनात्मक उससे जुड़े हुए हैं। क्या है जो टाइनबी हैं वो भी क्या है परिकल्पनात्मक दार्शनिकों की भांति इनका भी क्या है अपनी एक सवर है इतिहास को लेकर, एक उनकी गति है इतिहास को पहचानने के लिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पूरा नाम जानेंगे कि अर्नोल्ड टाइनबी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम जोसेफ अर्नोल्ड टाइनबी था और इनका जन्म 14 अप्रैल 1889 में हुआ और इनकी डेथ 22 अक्टूबर 1975 में हुई। और अर्नोल्ड टाइनबी थे क्या विश्वविख्यात एक अंग्रेज हिस्टोरियंस थे और इनका जन्म क्या है लंदन में हुआ। और टाइनबी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या है हायर एजुकेशन प्राप्त की उन्होंने वहाँ और क्या है लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री का अध्यापन का कार्य किया और विधा के क्षेत्र में काफ़ी कीर्ति इन्होंने अर्जित की। तो क्या है जो अर्नोल्ड टाइनबी थे क्या एक अंग्रेज हिस्टोरियंस थे। इनकी क्या है हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी हुई और साथ ही साथ क्या है इन्होंने वहाँ पर इतिहास के अध्यापन के लिए कार्य किया, साथ ही साथ लंदन यूनिवर्सिटी में भी कार्य किया और इन्होंने विद्या के क्षेत्र में या विधा के क्षेत्र में काफ़ी कीर्ति अर्जित की। टाइनबी की 10 वॉल्यूम में लिखी पुस्तक कौन सी थी? स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यही बन जाता है हमारे कि जो टाइनबी की जो काफ़ी फेमस बुक थी और वो 10 वॉल्यूम्स के अंदर थी तो उसका क्या नाम था? स्टडी ऑफ हिस्ट्री। का प्रकाशन कब हुआ? 1934 में प्रारंभ हुआ और ये 20 वर्षों में जाकर
पूरी हुई, इसका समापन कब होता है? 20 ईयर्स लगते हैं इसके समापन में। टाइनबी के इतिहास विषयक चिंतन का प्रमुख सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि इतिहास की विषय वस्तु मानव मानव उत्पत्ति की कुछ विशिष्ट इकाइयां हैं जिन्हें टाइनबी ने समाज की संज्ञा प्रदान की है। तो टाइनबी का मानना है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो कुछ विशिष्ट इकाइयों में हुई और इन्हें क्या है, मानव की उत्पत्ति से ही एक समाज बना, तो उन्होंने क्या है उसको समाज की संज्ञा दी है। इन विभिन्न समाजों को भी सभ्यताएं कह सकते हैं। उनके अनुसार सभ्यता ही इतिहास अध्ययन की एकमात्र इकाई है और उन्होंने अतीत काल तथा वर्तमान युग की इस प्रकार की 21 सभ्यताओं को छांटकर निकाला है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने कितनी सभ्यताओं को निकाला है छांटकर। तो जो अर्नोल्ड टाइनबी थे उन्होंने क्या है वर्तमान काल की इस प्रकार की 21 सभ्यताओं को छांटकर निकाला। विभिन्न समाजों के उद्भव, विकास तथा पतन का उन्होंने क्या है तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रमुख प्रयोजन था। तो जो अर्नोल्ड टाइनबी था उनका प्रमुख प्रयोजन क्या था, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो विभिन्न सभ्यताएं हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और धीरे धीरे क्या है उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इन सब का क्या है उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। प्रत्येक समाज या तो आदिम होता है, तो शुरुआत में क्या है अर्ली टाइम पीरियड होता है हर समाज का, तो वो क्या है एक आदिम समाज कहलाता है, और या बाद में धीरे धीरे वो सभ्य होने लगता है। अधिकांश समाज प्रथम कोटि के अंतर्गत आते हैं और दूसरी कोटि के समाजों की संख्या न्यून होती है। तो प्रथम कोटि के जो समाज होते हैं उनकी संख्या क्या है काफ़ी बढ़ चढ़कर होती है, लेकिन जो दूसरी कोटि के समाज होते हैं उनकी संख्या बहुत ही न्यून होती है। प्रत्येक सभ्यता, ये किसका मानना है, ये अर्नोल्ड टाइनबी का मानना है एक समाज को लेकर। तो उन्होंने समाज को किस दृष्टि से देखा है यहाँ पर ये बताया गया है। उनकी युगवादी परिकल्पना यहाँ पर बताई गई है कि उन्होंने समाज को लेकर कौन कौन सी कल्पनाएं की हैं। और प्रत्येक सभ्यता एक स्वतः पर्याप्त इकाई होती तथा एक प्रकार विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार टाइनबी के अनुसार सभ्यताएं देश और काल दोनों में परस्पर पृथक और सर्वथा विशिष्ट होती हैं। तो टाइनबी का मानना है कि जो सभ्यताएं हैं वो क्या है एक देश और उस टाइम की जो काल पीरियड, उस टाइम के जो इवेंट्स घट रहे हैं उनमें क्या है दोनों में पृथक और सर्वथा विशिष्ट होती है। जैसा ही कोई सभ्यता अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है तो वह मूल सभ्यता नहीं रह जाती और उसके स्थान पर एक नई तथा पृथक सभ्यता का जन्म मानना चाहिए। टाइनबी के सिद्धांत के विवेचन से यह प्रकाशित होता है कि व्यक्ति अथवा समाज की उसकी कल्पना में इसके अंतस्थ पक्ष तथा जो इसके बाहर स्थित है इसके बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है। तो टाइनबी के सिद्धांत का यहाँ पर विवेचन किया गया और उन्होंने प्रकाशित किया है कि व्यक्ति और समाज है उसकी कल्पना है जो इसके अंतस्थ पक्ष तथा उसके बाहर ही, उन्होंने क्या है जो व्यक्ति और समाज की जो कल्पना की है उसका जो एस्पेक्ट है उसको समाज के बाहर ही देखा है उन्होंने। इसके बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा बताई है उन्होंने। उसके अनुसार अंतस्थ पक्ष तथा बाह्य स्थित वस्तु विशेष एक दूसरे का सर्वथा परिहार करते हैं। कलिंगवुड ने टाइनबी की आलोचना में कहा है। तो कलिंगवुड एक हिस्टोरियंस हुए हैं और उन्होंने क्या है टाइनबी की आलोचना करते हुए, क्रिटिसिज्म करते हुए कहा है कि यह स्मरणीय है कि इतिहास में मनुष्य की व्यक्तिता मतलब उसकी जो लोग होते हैं वो पर्सनल रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, उसमें अपने पर्यावरण को स्वयं सनिष्ठ करने की क्षमता होती है। वह इतिहासकार जो अपनी सभ्यता से इतर किसी सभ्यता का अध्ययन करता है तो वह उस सभ्यता के मानसिक जीवन को अपने लिए उस सभ्यता के अनुमानों को पुनर्विधायन द्वारा ही समझ सकता है। तो जो अर्नोल्ड टाइनबी ने क्या है
कलिंगुड ने क्या है टॉयनबी की आलोचना करते हुए कहा है, बताया है कि जो टॉयनबी ने क्या है एक समाज को लेकर, उसकी सभ्यता को लेकर जो विचार बताए थे उनसे क्या है कलिंगुड सहमत नहीं है, और उनकी आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि किसी भी समाज में जो मनुष्य होता है वो क्या है पर्सनल रूप से डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो क्या है अपने पर्यावरण, उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर वो खुद ही अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है, और किसी भी समाज के अंदर उसके लिए रहना, वो उसका अध्ययन करता है, उसके मानसिक जीवन से वो जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही साथ उसके एक्सपीरियंस पर वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ सकता है। पाश्चात्य सभ्यता जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी इसी प्रकार की प्राचीन यूनानी सभ्यता से केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि यह संबंध एक आंतरिक रूप से संबंध है। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसी में एक इसी प्रकार की एक प्राचीन सभ्यता थी एंसाइंट टाइम की। कौन सी सिविलाइजेशन? यूनानी ग्रीस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि यह संबंध उसके एक इंटरनल रूप से भी जुड़ी हुई थी। टाइनबी के चिंतन का मुख्य दोष यह है, तो क्या है जो कलिंगुड है उन्होंने के टाइनबी का जो चिंतन था इतिहास परिकल्पना को लेकर उनका एक मुख्य दोष माना है। एक उनका यहाँ पर फॉल्ट बताया। उन्होंने कहा है उन्होंने सभ्यता के जीवन को केवल जैव जीवन के रूप में समझा, एक मानसिक जीवन के रूप में नहीं। उनके विचार में इतिहास तथ्यों का भंडार मात्र रह जाता है जिन्हें इतिहासकार देखता है और संग्रहित करता है। तो टाइनबी का मानना है कि कलिंगुड का मानना है कि जो टाइनबी ने क्या है जो मनुष्य को देखा है उसके एक ही पक्ष को देखा है। कौन से? जैव जीवन को देखा है, उसी को उन्होंने समझा है। जो मनुष्य है उसके मानसिक जीवन के रूप को उन्होंने नहीं देखा, और साथ ही साथ में क्या है जो इतिहास है वो तथ्यों का भंडार मात्र ही रह जाता है। इसकी वजह से तो जिन्हें इतिहासकार देखता है और सिर्फ संग्रहित करता है। इन दोषों के बावजूद टाइनबी में एक परिष्कृत ऐतिहासिक बुद्धि का दर्शन होता है। लेकिन पर इन दोषों के बावजूद भी जो टाइनबी हिस्टोरियंस थे उनमें क्या है कि हिस्टोरिकल इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि का दर्शन होता है, तथा वे प्राय अपने वास्तविक ऐतिहासिक निर्णयों को अपने सिद्धांतों में नहीं दोषपूर्ण सिद्धांतों से विकृत होने से बचाने की चेष्टा दिखाई पड़ती है। तो टाइनबी में क्या है एक दोष होते हुए उनमें कुछ अच्छाई थी। उनकी अच्छाई कौन सी थी? क्यों मानव की ऐतिहासिक बुद्धि का उनके जो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन है या युगवादी जो परिकल्पना है उसके अंदर उनका दर्शन होता है, तथा वे प्राय अपने वास्तविक ऐतिहासिक निर्णयों को अपने सिद्धांतों के अंदर जो उनके प्रिंसिपल हैं उनमें नीत जो दोषपूर्ण सिद्धांत है उनसे क्या है विकृत होने से वो बचा लेते हैं। उनके अंदर क्या है इनको बचाने की उन प्रिंसिपल्स को बचाने की चेष्टा दिखाई पड़ती है। अब टाइनबी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं का होता है। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स एक डेफिनेशन बन जाती है, और ये क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इतिहास में सभ्यताओं का इतिहास है तो ये किस हिस्टोरियन का मानना है, तो इसका आंसर टाइनबी हो जाएगा। तो इतिहास सभ्यताओं का होता है तथा वह धर्म और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की प्रमुख प्रतिक्रिया है। तो इतिहास के अंदर क्या है जो इतिहास क्या है एक सभ्यताओं का इतिहास है, और उसके साथ साथ में क्या है उन्हें धर्म और कल्चर के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा गया है। और उन्होंने क्या है जो समस्त वर्ल्ड है उसके एकीकरण में धर्मों का समन्वय को देखा है। धर्म को क्या है एक कल्चर के साथ जोड़कर देखा है। आर्थिक जो उसमें विषमताएं थी उनका निराकरण करके उनका क्या है एक सॉल्यूशन निकाल के इतिहास में उन्होंने एक प्रमुख प्रतिक्रिया दी है। तो यहाँ भी क्या है क्वेश्चंस बन जाता है कि कौन से हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने क्या है कल्चर के साथ साथ रिलीजन्स को भी एक परिप्रेक्ष्य में देखा, उसके साथ जोड़कर देखा और उनकी आर्थिक विषमताओं का निराकरण करके इतिहास में प्रमुख प्रतिक्रिया दी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आई होप ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं।
तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अन्य परिकल्पनात्मक दार्शनिकों की भांति टाइनबी भी अपने ढंग से इतिहास की सवरगति को पहचानने का प्रयास किया है। तो क्या है, जो आर्नोल्ड टाइनबी हैं उनकी क्या है, जो परिकल्पनात्मक जो दर्शन था उनका, उसको पहचानने के लिए उनकी इतिहास में एक स्वर था, उसकी उनकी खुद की एक गति थी। उन्होंने क्या है, इतिहास को अपने तरीके से पहचाना, अपने तरीके से उन्होंने इतिहास की एक परिकल्पना की है। इतिहास के संबंध में उनका व्यक्तिगत दर्शन है। उन्होंने विश्व संस्कृतियों का अध्ययन करके इतिहास के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। तो उन्होंने क्या है, जो वर्ल्ड की जितनी भी कल्चर्स थी उनको स्टडी किया और उनको स्टडी करने के बाद उनमें जो क्या है, बहुत ही मिस्टीरियस जो गूढ़ रहस्य थे उनके ऊपर प्रकाश डाला है। उनका निष्कर्ष यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो वस्तुतः टाइनबी का दर्शन इतना जटिल एवं विस्तृत है, उनके सर्वांगीण मतलब जो सभी पक्षों का विकास करे, सर्वांगीण पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र ग्रंथ अपेक्षित है। तो क्या है, जो टाइनबी है उसने क्या है, बहुत सारी कल्चर्स को स्टडी किया और जब जाकर उन्होंने क्या है, ये अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से जो टाइनबी का जो परिकल्पनात्मक दर्शन है वो काफ़ी जटिल है और साथ में जटिल होने के साथ कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ साथ में क्या है, वो विस्तृत भी है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। तो क्या है, उसमें क्या है, एक सर्वांगीण पर्यवेक्षण के लिए और साथ ही साथ में एक स्वतंत्र ग्रंथ के लिए अपेक्षित है। उनके इतिहास दर्शन का मुख्य विषय क्या है, संस्कृति और धर्म रहा है। सभ्यता के साथ उन्होंने क्या है, धर्म को भी जोड़ा है। टाइनबी सभ्यता और धर्म को रथ जैसा मानते हैं। तो टाइनबी का मानना है कि जो सभ्यता है और साथ साथ में ही क्या है, उसका रिलीजन भी जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, एक चैरियट या रथ जैसा मानते हैं। उनके अनुसार रथ की गति सभ्यता की गति है। तो उनका मानना है कि जो रथ की गति है, उसने रथ की जो गति है उसको क्या है, जो सभ्यता की गति माना है, तथा रथ धर्म का स्वरूप है। तो रथ को धर्म का स्वरूप माना है और उसकी गति को क्या है, सभ्यता माना है। जिस प्रकार रथ के पहिए घूमते हैं और रथ आगे बढ़ता रहता है, वैसे समय की गति के साथ साथ क्या है, सभ्यताएं जन्म लेती हैं और समय के अकॉर्डिंग वो क्या है, विकसित होती हैं, फलती फूलती हैं, अपने चरम पर पहुंचती हैं। उनका क्या है, विकास होता है और धीरे धीरे क्या है, वो डिक्लाइन की ओर अग्रमुख हो जाती हैं, उसकी तरफ बढ़ती हैं। तो हमने पहले भी जाना कि जो क्या है, इतिहास के अंदर जिन सभ्यताओं का हमने देखा, जितनी भी सिविलाइजेशन है हमारी, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अदर जितनी भी उनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशंस, इस प्रकार से अन्य सिविलाइजेशन से यहाँ नाम लेना कम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे वो क्या है, एक समय के साथ उनका विकास हुआ, वो फली फूली और फ्लोराइज्ड हुई समय के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे क्या है, उनका एक चरम सीमा पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उनमें धीरे धीरे क्या है, कुछ विकृतियां आने लगती हैं और हर सभ्यता का क्या है, डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है। इसी प्रकार के समाज को टाइनबी क्या है, सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। इतिहास सभ्यताओं का होता है और यह कथन क्या है, सर्वथा सत्य है। इस प्रकार टाइनबी ने इतिहास में एक नवीन स्तर का अन्वेषण करके, एनालिसिस करके इतिहास दर्शन को एक नवीन प्रारूप दिया है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ क्या है, आर्नोल्ड और टाइनबी को देखा। तो क्या है, जो आर्नोल्ड टाइनबी हैं उन्होंने क्या है, सबसे ज़्यादा कौन से पक्ष को, कौन सी एस्पेक्ट पर जोर दिया यहाँ पर, जो समाज की जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि समय के अकॉर्डिंग जितनी भी सिविलाइजेशन है वो फलती फूलती हैं और धीरे धीरे क्या है, वो
फलती फूलती हैं और अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। धीरे धीरे क्या उस समाज में कुछ विकृतियां आने लगती हैं और धीरे धीरे उस समाज का डिक्लाइन होने लगता है। तो उन्होंने क्या सभ्यता के साथ साथ धर्म को भी समाज में जोड़कर देखा है और उसको क्या है एक रथ के रूप में माना है। समाज जो सभ्यता है उसको गति का रूप दिया है और जो धर्म को भी उसके साथ में जोड़ा है। और स्पेंगलर की बात करें तो स्पेंगलर ने क्या है जो युगवादी उनकी जो परिकल्पना थी उसके अंदर संस्कृति के ऊपर, एक कल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि जो समाज में जो एक मानव रहता है उसकी जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उसका रहन सहन है, वो सब क्या है एक संस्कृति के अंदर आता है। वो किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से वो खाता है, कि धीरे धीरे जो एक समाज होता है वो शुरुआती रूप में क्या है बर्बर होता है और धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज आते हैं और वो क्या है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बनाने लगता है और राजनीतिक संस्थाएं बनाने लगता है और साथ ही साथ क्या है काफ़ी आर्ट्स का विकास होता है, साइंस टेक्नोलॉजी को वो जानने लगता है और धीरे धीरे क्या समय के अकॉर्डिंग वो सिविलाइज्ड होता जाता है, सभ्य होता चला जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने माना है कि जो वर्ल्ड के अंदर क्या है जो विश्व है ये युगवादी जो युगवादी चक्रवादी जो परिकल्पना है उसके ऊपर बेस है। तो हम देखते हैं कि कोई भी समाज है उसका धीरे धीरे किस प्रकार से एक अपनी चरम के ऊपर पहुंचता है। धीरे धीरे कोई सभ्यता फलती फूलती है और एक समय के अकॉर्डिंग उसमें कुछ विकृतियां या कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ है तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक्स। और साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मीट टू नेक्स्ट वीडियो।